हम हरक सिंह के बाद खुद नहीं गए, उन्होंने खुद बुलाया हमको। वो कहते हैं कि नॉन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। ये हो सकता है कि उनकी रणनीति का हिस्सा हो, ये हल्ला मचाना कि साहब ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और बाद में 27 में हम देखेंगे कि, क्योंकि हमने पहले भी देखा था ऐसा। ये बहुत मतलब एक आप ये देख रहे हैं कि यूकेडी का इस्तेमाल, पॉलिटिकल इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है। कर सकती है। बिहार चुनाव के बाद उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां तेज होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अकेले अपने बूते ताकतवर भाजपा को चुनौती दे पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड में 2014 के बाद से लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस और बीजेपी में हार और जीत का बड़ा अंतर रहा है। इस लिहाज से बहुत सारी उत्तराखंड में ऐसी फोर्सेस हैं, ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष का वोट है उनमें बिखराव ना हो। इसी कड़ी में गढ़वाल के पूर्व कमिश्नर, गढ़वाल आयुक्त रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, एसएस पांगती साहब हैं और पीसी थपलियाल साहब हैं। आप लोगों ने हरक सिंह रावत, क्योंकि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनको जो चुनाव प्रबंधन कमेटी का हेड बनाया गया, उनसे मुलाकात किया। जिस तरह उनके बयान आए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में थर्ड फ्रंट जैसा कुछ ना हो, सत्ताधारी दल है तो उसके खिलाफ, उसके सामने एक विरोधी धड़ा हो और वो एकजुट एकमुठ हो। लेकिन क्या इतना आसान है? पांगते साहब से पूछते हैं। एसएस पांगते साहब, आपने बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव, शासन का अनुभव भी है और सियासत का अनुभव भी आप ले रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, जब तीसरी ताकतें, ऑल्टरनेटिव फोर्सेस खड़ा होने की कोशिश करते हैं, तो उनको किस तरह से एक तरह बौद्धिक तौर पे उनको सपोर्ट किया जाए, चाहे यूकेडी की बात की जाए, बॉबी पवार के संगठन की बात की जाए, और अब हरक सिंह रावत के साथ आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस को आप लोग इस लेवल पे ला पाएंगे कि विपक्ष के वोट का बिखराव ना हो? नहीं, ये प्रयास जो है, हम बहुत उत्तराखंड बनते ही हमने इस प्रयास को शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हमने भूतपूर्व सैनिकों को साथ लेके एक संगठन उत्तराखंड राज्य बनने से बहुत पहले संगठित कर दिया था इसी प्रयास के लिए। और हमने प्रयास किया, आपको याद होगा 6 दलों को मैंने एक साथ कर दिया था और उनको चुनाव में उतारा था। और उसमें आपको ये भी याद होगा कि उस प्रयास से 6 विधायक हमारे उस संगठन, उस जो एकजुट हुए थे उन लोगों में से 4 सीट हम जीते थे। तो अगर वो प्रयास जारी रहता, कदाचित यहाँ इन दोनों दलों के अलावा एक तीसरा एक संगठन भी खड़ा हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये लोगों के समझ में नहीं आया, तो ये ध्वस्त हो गया। उसके बाद एक रहा, उसके बाद 0 हो गया, आज के दिन 0 हो गया। तो क्या अब हो सकता है, आपको क्यों लगता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी के बरक्स एक तीसरी ताकत भी होनी चाहिए, कैसी ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक आवाजें भी होनी चाहिए राजनीतिक फ्रंट पे? ऐसा है ना, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, कोई भी हो, वहाँ हमारे पहाड़ के लोग हैं, हमारे भाई बंधे हैं। अब उनमें बड़े विद्वान भी, भाजपा में एक से एक विद्वान है, वो है। लेकिन होता क्या है कि अगर उनको बिल्कुल निरंकुश हो जाए, उनको किसी से भय न रहे, तो फिर गलत काम करने शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों को, जो हमारे भाई बंधे, उनके मन में वो डर पैदा करना ज़रूरी है कि यदि हमने ठीक से काम नहीं किया, ये तीसरा दल उभर सकता है। ये डर उनके मन में पैदा करना है, ताकि हमको ये, इसका ये नहीं कि भाजपा जीते, कांग्रेस जीते, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो भी सत्ता में बैठे, उसके मन में पब्लिक का, मतदाता का भय हो। वो भय पैदा करना जरूरी है, जिससे कि उत्तराखंड का विकास सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल। पीसी थपलियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप फौजी भी हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक बार वंस ए फौजी ऑलवेज ए फौजी। एक सोल्जर वाली स्पिरिट आपके अंदर दिखाई देती है। आप कोशिश करते हैं फाइटर के तौर पर, गांधी पार्क के बाहर हर मौके पर आप रहते हैं, लेकिन नतीजा कैसे निकलेगा? अब हरक सिंह रावत के पास चले गए आप लोग कि साहब आप और कोशिश करिए कांग्रेस जो विपक्ष का बिखराव ना होने दे, और एक तीसरा मोर्चा ना बने, एक सेकंड मोर्चा, दूसरा मोर्चा, विपक्षी धड़े का एक मोर्चा हो। ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या अल्टरनेटिव देना इतना आसान है बीजेपी का, इस ताकतवर बीजेपी का? देखो, बीजेपी इन 25 सालों में बहुत मजबूत होकर उभरी है, और आपने देखा होगा कि हमेशा
बारी बारी से होते थे। पहली बार कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई, फिर कांग्रेस आई, फिर भाजपा आई। लेकिन अब भाजपा सेकंड टाइम भी अगर जीती है तो वो उन ताकत के कारण जीती है। भाजपा तो तीसरी बार की बात कर रही है, हैट्रिक बनाएंगे। अब लोकसभा में बना दी, अब विधानसभा में बनाएंगे। यस, और इसके साथ साथ भाजपा का एक निरंकुश स्वरूप जो उभर रहा है और राज्य में जिस तरह से हमारे संसाधनों को माफियों के हवाले किया जा रहा है, ये हमें चिंता करता है। हरक सिंह रावत से मिलकर क्या निकल पाए? क्या सोच क्या थी? हरक सिंह रावत से मिलेंगे, क्या बेनिफिट होगा? आपको देख- क्या लग रहा है, क्यों हरक सिंह रावत से मुलाकात की आप लोगों ने? देखो, कांग्रेस को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने बिहार चुनाव में देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल तक कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़ी सशक्त जो समाजवादी पार्टी है उसको भी कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि अगर जब कभी भी हम सत्तासीन होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा केंद्र में ऐसा साथ होना चाहिए जो हमें सहारा दे सके। नहीं तो इस राज्य में सत्ता को चलाना बहुत कठिन हो जाएगा, बिकॉज हमारी जो ताकतें हैं वो ज़्यादातर केंद्रित होती जा रही हैं। जिस तरह से आज जीएसटी के लिए भी हमें केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर से जिस कांग्रेस के उत्तराखंड में 20 विधायक हो इस समय और मुख्य विपक्षी दल है, तो हम उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? हरक सिंह रावत के पास ही क्यों गए? हरीश रावत के पास क्यों नहीं गए? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पास क्यों नहीं गए? और किसी नेता के पास क्यों आपको लगा कि नहीं, हरक सिंह रावत के पास जाना चाहिए, वहीं से मंत्रणा करके कोई रास्ता निकल सकता है? देखो, दो कारण है इसके। पहला ये है कि हरक सिंह हम लोगों से चिर परिचित है शुरू से। जब राज्य आंदोलन हुआ था तो पौड़ी में जो जनता संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ था उसमें मैं मौजूद था। मैं प्रवक्ता के रूप में रहा। वो उस समय उनको हमने अध्यक्ष बनाया था जनता संघर्ष मोर्चा का। और जनता संघर्ष मोर्चा एक ऐसा मोर्चा रहा है जो पूरे उत्तराखंड आंदोलन में जंतर मंत्र में जिसने अपना झंडा गाड़ा हुआ था, और जितने आंदोलनकारियों को मैं दिल्ली ले जाता था सत्ता की चौखट पे, तो जंतर मंत्र में हमें जनता संघर्ष मोर्चा वहां पे रिसीव करता था, हमारी देखभाल करता था और हमारी लड़ाई को पैनी धार देता था। तो इसलिए मैंने, क्योंकि एक चीज आप और देखेंगे कि जो हरक सिंह रावत का संवाद जनता के साथ है, वो हमें ऐसा लगा कि उसको निपुण है पहाड़ की जनता के साथ जन संवाद स्थापित करने में। आपने देखा होगा कि कहीं पे जागर हो रही है तो वो करके नाच जा रहा है ये, और जिस तरह से उसका एक टोन है पहाड़ की जनता का। और सच ये कह रहा, मैं अपराधी हूँ, मेरे से अपराध हुए हैं। मैं भाजपा में रहते हुए अगर मैं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टॉलरेट क्यों किया? क्यों मेरे को बाहर क्यों नहीं किया? क्यों मेरे को कटघरे में खड़ा नहीं किया? तो इन तमाम सवालों के बीच में अगर एक ताकतवर, जब कभी भी आप देखो कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए आपको किसी न किसी, चाहे उसके, फिर हमें गुण दोष नहीं देखने पड़ते, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हमें ऐसी ताकतों का सहारा चाहिए। हरीश रावत तो इस धड़े की कांग्रेस के तो सबसे बड़े नेता है, उनके पास नहीं गए आप लोग? देखो, गोदियाल के पास हरीश रावत इस राज्य के जो मुख्य ड्राइविंग सीट है, सत्ता के सर्वोच्च स्थान में रहे हैं, और उन्होंने कभी भी, माननीय पांगती जी जो इतने जानकार है इस भूगोल के उत्तराखंड के और यहाँ के कंकड़ कंकड़ की जिनको जानकारी है, उन्होंने कभी उनके साथ संवाद करने की कोशिश नहीं की। तो ये देखिए आप कि एक ड्राइविंग सीट पे होते हुए भी। दूसरी चीज ये है कि हरीश रावत जी जब शुरुआत के दौर में, जब बिल्कुल 2002 में ताकतें तैयार हुई कि साहब कौन चुनाव में गए, तो हमें हरीश रावत ने 3 सीटें ऑफर की थी। उन्होंने हमसे बात की थी जब हम पांगदी जी मोर्चा बना रहे थे। उन्होंने बोला, यार तबला तुम क्यों चक्कर में पड़े हो, तुम लोग 3 सीटें लो। एक वो पांगती साहब को दे रहे थे, एक वो ये हमारे जुयाल जी जो मार्शल स्कूल के गिरीश जुयाल जी थे, स्वर्गीय जुयाल जी, उनको दे रहे थे। तीसरी वो जो डीजीपी थे हमारे प्रद्योत साहब, चमनलाल प्रद्योत साहब, उनको दे रहे थे। तो 3 सीटों को उस समय हमने ठुकराया, क्योंकि हमें राजनीतिक अनुभव का नहीं था इतना, हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन इस समय हम एक बड़े अनुभव के साथ अपने कदम आगे रख रहे हैं और हम पा रहे हैं कि जो अभी नेतृत्व है कांग्रेस में, वो हमसे संवाद वाला नेतृत्व तो प्रदेश का तो गणेश गोदियाल के पास, गणेश गोदियाल से तो लगातार संपर्क में है। गणेश गोदियाल
तो हमारे परिवार का व्यक्ति है। वो मेरे भांजा लगता है, वो मेरा मतलब वो उसके जो आपने देखा होगा कि जब वो संसदीय चुनाव लड़ा था तो बड़ी धार उसमें हम हर कदम में उसके पीछे थे। उस समय हम चाहते थे कि ये व्यक्ति एक बड़ा नेता करके उभरे, लेकिन जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने रचा था उसके आगे वो नहीं उसको पार कर पाया। लेकिन आप ये देखिए कि गोदियाल हुआ या चाहे हमारे हरक सिंह रावत हैं, ये दोनों ऐसे नेता हैं भारतीय इस समय कांग्रेस के, जिनके साथ हम संवाद कर सकते हैं और हमें पूरा कुछ विश्व कुछ आश्वासन मिला, कुछ आपकी बातों को माना जाएगा जो आप लोग कह रहे हैं कि हम जन हाई कमांड बनाना चाहते हैं उत्तराखंड। वो क्यों आपके हाई कमांड को मानेंगे? भाई हमारा हाई कमांड तो बोलेंगे दिल्ली में बैठा हुआ है, उनके देखिए हाई कमांड खड़गे हैं, राहुल उत्तरा गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उत्तराखंड की एस जनता, पांगती साहब, पीसी थपियाले, इनको हाई कमांड क्यों मानेंगे वो अपना? क्योंकि उत्तराखंड की जनता का दिल्ली की हाई कमांडों से विश्वास हट गया है इन 25 सालों में। इसलिए अगर अगर कांग्रेस सत्तासीन होना चाहती है तो उसको उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों का एक हाई कमांड बनाना पड़ेगा, हमको सबको, जो एक एकदम थिंक टैंक हो, एक तरह से एक तरह थिंक टैंक थिंक हो। टैंक। और इसमें बिल्कुल 1 मिनट में उन्होंने सहमति जताई। वो इतने खुश हुए इस बारे में कि एक थिंक टैंक के प्रमुख व्यक्ति 5 तारीख को राहुल गांधी जी ने बुला दिया। ये जो चीज गई है ये छोटी मोटी नहीं है, ये हमारा जो तीर गया है ये तीर बहुत निशाने पे है और हम चाहेंगे, हम घुटने टेक कर अपनी क्षेत्रीय ताकतों से प्रार्थना करेंगे कि इस मौके को चूकना नहीं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम पांगती जी से भी फिर आपके पास आ रहा हूँ। पांगती जी, आप लोगों ने कोशिश की थी यूकेडी को एकजुट करने की, उसमें एक तरह से नई जान भरने की, लेकिन उसमें आप लोग कामयाब नहीं हो पाए। यूकेडी अपने ढर्रे पे ही चलती रही। हालांकि आज यूकेडी में उनके युवा नेता आशीष नेगी से लेकर बहुत सारे एक तरह से सोशल मीडिया में तो काफ़ी अच्छा खासा वो अपना दमखम दिखा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे अम्ब्रेला के नीचे सारी तीसरी ताकतें आ जाए। तो वहाँ फोकस करने की बजाय आप लोगों को क्यों लगा कि नहीं, हमें कांग्रेस के साथ अलाइन करना चाहिए इन छोटी ताकतों को, ताकि विपक्ष के वोट का बिखराव ना हो? ये इतना आसान रहने वाला है क्या? नहीं, सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, हम हरक सिंह के बाद खुद नहीं गए, उन्होंने खुद बुलाया हमको। अब हरक सिंह रावत, मैं जब शासन में था, मैं जिलाधिकारी था, तब से मुझसे परिचित है। वो कहते हैं कि नॉन डेविल इज बेटर देन अ नॉन डेविल। दोनों डेविल हैं, मान लीजिए, लेकिन नॉन है, परिचित है, हम उनके चरित्र को पहचानते हैं। 2 मिनट में पकड़ देंगे उसको। जो अननोन होगा वो क्या कर जाएगा हम समझ नहीं पाए, लंगड़ी देगा हमको, वो कर देगा। तो इसलिए भी हमने उसको उसके पास जाना उसे समझा, और उन्होंने जैसे थपलियाल जी कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, वो किसी कांग्रेसी नेता के अध्यक्षता में होगा, उसमें उनके कुछ और दल के कुछ और लोग भी होंगे, ये उन्होंने खुद कहा है। और उसमें लेकिन विशेषज्ञ, एक मैं नहीं, थपलियाल जी नहीं, और भी विशेषज्ञ हैं। फॉरेस्ट विभाग का कोई विशेषज्ञ होगा, कोई इन्वायरमेंटलिस्ट होगा जो विशेषज्ञ होगा, कोई राजनीति का विशेषज्ञ ये होगा। पूरा एक थिंक टैंक बनाने की तो वो कोशिश है एक राज्य के थिंक स्तर पे। टैंक होगा, एक प्रेशर ग्रुप तरह काम करेगा, वो अपना ओपिनियन दिया। अब ये है कि ओपिनियन देना हमारा कर्तव्य है जब हमसे मांगा जा रहा है, और वो माने न माने ये उन पर निर्भर करता है। तो उन्होंने ये कहा है। अब ये देखिए, अब मैं हरक सिंह जी के बारे में एक चीज़ आप बताता हूँ। मैं जब जिलाधिकारी था, ये उन दिनों यूपी में मंत्री भी रह चुके थे। इनकी नोटिस में आया कि जो रिवर राफ्टिंग हो रहा है उसमें कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं, कुछ विदेशी औरतें आधा नंगा स्नान कर रहे हैं, रम की बोतल, हुस्की की बोतल नदी किनारे फेंक दे रहे हैं, इसको रोकिए आप। तो मैंने कहा धन्यवाद, आपने सूचना दी हमको। उसने अपने आँखों से दिया, पौड़ी से जब आ रहे थे, मैं गया भाग के वहाँ, हर एक के पास गया, तो हमने उसको रोका। एक गलत काम जो हो रहा था उसको रोका। तो मुझको उस पर विश्वास है इस बात में, भले वो आदमी जैसा भी हो, लेकिन उसने जो देखा उन्हें तुरंत उस व्यक्ति को सूचना दी जिसने उस काम को करना था। मुझे मेरा सवाल लार्जर सवाल है पांगती सर, कि क्या आपको लगता है इतनी सशक्त भाजपा के सामने आज कांग्रेस के भीतर, क्योंकि आप देखते हैं कि एक जब चुनाव आता है कांग्रेस के कई नेता, कभी एक नेता, कोई 2 नेता छोड़ के चुनाव में चले जाते हैं, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं,
और जैसे बॉबी पवार एक वैकल्पिक युवा ताकत है, मोहित डिमरी हैं, लुशन टोडरिया हैं, और चाहे आशीष नेगी यूकेडी, ये बहुत सारे, क्या इन सब युवाओं को या इन तीसरी ताकतों को आप लोग ला पाएंगे? क्या ये कांग्रेस के साथ मिलकर के बीजेपी को हराने की कोशिश करें? नंबर एक। नंबर दो, क्या कांग्रेस इनको अकोमोडेट करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल एरोगेंस तो कांग्रेस के भीतर भी दिखाई देता है ना, कि क्या वो इन सब के लिए कुछ स्पेस छोड़ पाएगी? 70 थोड़ी सी विधानसभा सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि एडजस्ट, कल को मान लीजिए बॉबी पवार कोई अरेंजमेंट, पॉलिटिकल अरेंजमेंट करना चाहें आप लोगों की समझाइश के बाद कांग्रेस में, आप और हरक सिंह रावत या गणेश गोयल करना भी चाहें, कैसे हो पाएगा? क्या फॉर्मूला क्या हो सकता है? एक तो ये है हमारा, एक तो तजुर्बा जो हम कर चुके हैं, उसमें हम किया था, उसमें ही सब बातें आई। उसमें एक जो आज विधायक है एक पर्टिकुलर दल का, वो हमारे साथ था। उसने ये प्रश्न उठाया, या तो मैं आपके साथ रहूँगा या यूकेडी आपके साथ है, दोनों एक साथ में रहेंगे। तो हमने कहा भाई हम तो दोनों को रखना चाहते हैं, आना चाहा तो वो छिटक के चला गया। तो ये प्रक्रियाएं, ये एक दूसरे के राजनीति में, खासकर दूसरा क्या है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा बहुत है। हमारे गांव-गांव में शिक्षित है लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, लेकिन रोजगार के अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो ले दे के एक राजनीति ही एक रोजगार का देखते हैं, रोजगार का अवसर है। और जगह ऐसा नहीं, मैदानी क्षेत्र में नहीं है। मैदानी क्षेत्र में एक आदमी साइकिल में सब्जी बेच के भी वो अपना रोजगार चला सकता है, एक टेलर मास्टर की दुकान खोल के भी रोज चला सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में ये उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए उस जद्दोजहद में कि ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, दूसरा कहता है मुझे मिले, इसलिए जद्दोजहद में एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस सरकार की बात की हमने, कांग्रेस पार्टी की, आपको याद होगा शुरू में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, 40 साल उन्होंने राज किया निर्विरोध, कभी हारे नहीं, बहुत उससे। लेकिन धीरे धीरे उनमें वो अहम आ गया जो आज भाजपा में दिखाई देता है कि भाई कुछ भी कर लो, जीतना तो हम ही ने है। ये अहम उनमें आया, तो उस अहम से रावण भी खत्म हुआ, तो उस अहम से तो वो धीरे धीरे कांग्रेस नीचे नीचे आता गया। आज हमको दिखाई देता है इसमें है एक व्यक्ति है जो उंगली हिला हिला के भाषण देता है, वो कहता है हमारे साथ इतना बड़ा नेता है कि कोई हमको हरा नहीं सकता। ये अहम उनमें आ गया है, निश्चित ही ये कभी न कभी होगा। अब ये है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा। पब्लिक, अब यहाँ की जैसे में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर समझाएं हम, एक कमजोरी है ये बहुत सारे दलों में, सब चीज़ यहीं पर देहरादून में बैठक करते हैं, देहरादून में संवाद करते हैं। क्यों नहीं तुम नैनीताल में जाके, अल्मोड़े जाके, चंपावत में जाके, उत्तरकाशी में जाके वहाँ भी करो। तो ये हमारी जो उनको सुझाव है, ये उन्होंने मान लिया, हम ऐसा करेंगे जितना कर सकें। मतलब सब जगह हर कोई नहीं जा सकता, आप बांटो। तबलाल जी को कहो तुम चमोली जाओ, ऐसा पंक्ति को कहो तुम नैनीताल जाओ, तो वहाँ के कुछ लोग ज़्यादा न सही कुछ तो आएंगे सुनने के लिए। हमारा तबलाल जी का खासकर ये पत्रकारों से बहुत अच्छा संबंध है। ये वहाँ के सारे पत्रकारों जानते हैं, उनको कहेंगे। प्लस हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारा पुराना संबंध, क्योंकि उनके बीच में हम जा चुके हैं, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे, उनको समझाएंगे। तो धीरे धीरे जब भाजपा सरकार का जो पहले केंद्र में चुनाव में जीते थे, केवल 2 सांसद थे, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज धीरे धीरे 40 साल बाद उनकी सरकार बनी। तो ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है, ये इसी तरह से चलती है, धीरे धीरे चलती। जब चलती है तो एक लिमिट में पहुंच जाता है। वहाँ का अगर गुमान न हो गया हो कि हमको कोई नहीं हरा सकता है, तो बहुत दिन चल सकता है। बहुत सही बात है। मैं तबलियाल जी आपसे अब आखिरी राउंड में 1-2 सवाल और आपसे ले रहा हूँ, लेकिन क्या यूकेडी को आप समझा पाएंगे? यूकेडी तो कह रही कि इस बार हमारी सरकार, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त वो कैंपेन चला रहे, हम और एक अब उत्तराखंड की जनता इन राष्ट्रीय दलों से थक गई है, हमारी सरकार आएगी। बॉबी पवार और मोहित डिमरी का जो मोर्चा वो कह रहा है हमारी सरकार आएगी। फिर कैसे उनको कैसे लाएंगे प्लेटफॉर्म पे? देखिए, जब हम अभी इस रथ को चलाएंगे आगे, तो हम ये मानते हैं कि यूकेडी के लिए लोगों की संवेदना है, लेकिन यूकेडी ने अभी तक अपनी संवेदना को वोट में कन्वर्ट नहीं किया है। इस चीज को हम समझते हैं। हम हर दल की जो ताकत है उसका अंदाजा है हमें, और उस अनुभव के साथ हम अपना हर कदम आगे बढ़ाएंगे।
और हम निश्चित तौर से ये चाहेंगे कि डायरेक्ट फाइट हो, जिस तरह से बिहार में हुई, जिस तरह से यूपी में हुई, भाजपा के साथ बिना डायरेक्ट फाइट के हम खत्म हो जाएंगे। कैसे डायरेक्ट यूकेडी को आप बना लेंगे? बॉबी पवार को, मोहित डिमरी को, लुसन टोडरिया को, या बहुत सारी जो तीसरी ताकतें उनको मना लेंगे आप? मना पाएंगे? देखिए, हम अगर नहीं भी मना पाएंगे तो ऐसे लोग स्वयं में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो आवाज है वो, हमें विश्वास है कि जनता तक जाती है। और हमने पहले भी, हम शुरू से कहीं मतलब हम एक विश्वसनीय चेहरे हैं माननीय पांगती जी, उन्होंने कभी हमेशा बेदाग रहे हैं। और इवन इंद्रमणि बडूनी जी ने जब वो मरते हुए आखिरी क्षणों में उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास उन पर जताया था। और इस विश्वास को अगर यूकेडी ने नहीं समझा तो वो दीगर बात है, लेकिन उससे हासिल देख रहे हैं आप कि आज क्षेत्रीय दलों की जो हालत है उससे हम भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, उसी दिशा में यहाँ की राजनीति जाएगी। इसको हम अनुभव के मुताबिक वहाँ भी बड़ा कोशिश की थी हिमाचल विकास पार्टी ने आने की, लेकिन वे भी इन दो दलों के आगे नहीं खड़ा हो पाए, क्योंकि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी दिल्ली के नज़दीक है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में राजनीति को झुलाती है। लेकिन इस दौरान में अगर हम 3, 4, 5 चेहरे अपने, जिस तरह से आपने अभी केदारनाथ का उदाहरण दिया, जिस तरह से बॉबी पवार जिसको इतना बड़ा मत मिला था लोकसभा में, तो टिहरी संसदीय क्षेत्र में इसका मतलब उसका आधार है। उस आधार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसमें जरूर कन्विंस करेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं समझेगी तो कांग्रेस जानती है कि उसका असर क्या होने वाला है। अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया गया है उसको बदनाम करने में। इसलिए यहाँ कोई भी दल जो इस समय है वो इतना सशक्त नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। कितनी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी आई थी, वो भी यहाँ से किस तरह से भागी है, किस तरह। तो ये जो उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। ये हो सकता है कि उनकी रणनीति का हिस्सा हो ये हल्ला मचाना कि साहब ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और बाद में 27 में हम देखेंगे कि, क्योंकि हमने पहले भी देखा था ऐसा। ये बहुत मतलब एक आप ये देख रहे हैं कि यूकेडी का इस्तेमाल, पॉलिटिकल इस्तेमाल बीजेपी कर सकती है। इससे इसको हम मतलब खारिज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकती है। इसलिए इन तमाम, क्योंकि हम एक साथ आना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बॉबी हो चाहे यूकेडी, जिसको अगर एक साथ आके कांग्रेस के साथ आएंगे तो बीजेपी को आमने सामने की टक्कर में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, बीजेपी पे इस राज्य के लोगों ने आंख मीच के विश्वास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमको नज़रअंदाज करती जा रही है। हमने अंकिता के सवाल उठाया, हमने वीआईपी का सवाल उठाया, हमने जॉर्ज एवरेस्ट देखो कितना बेशकीमती, जिसको माननीय पांगती जी टूरिज्म के टाइम पे कितने बड़े आयोजन वहाँ पे करते थे। आज वो जॉर्ज एवरेस्ट बड़े आराम से, जिसको मुलायम सिंह ने ले पाया था। तो ये जो चिंताएं हमारी कि जिस तरह से उत्तराखंड के संसाधन हमारे हाथों से खिसकते जा रहे हैं, राजनीति तो खिसकी, लेकिन संसाधन बचाने का अब समय आ गया है। अगर संसाधन भी नहीं बचा पाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर के चाहे एसएस पांगती साहब और पीसी थपलियाल साहब और इस तरह के और बहुत सारे जो बुद्धिजीवियों जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में 2027 का चुनाव, तो इसमें उनकी भी एक भूमिका रहे, बौद्धिक स्तर पर ही सही, एक थिंक टैंक के स्तर पर ही सही, ताकि जो बीजेपी, शक्तिशाली बीजेपी जो कहती है कि अगला 27 में वो हैट्रिक बनाएगी, उस हैट्रिक के बीजेपी के दावे को रोका जा सके। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं से भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे थिंक टैंक जिसे कांग्रेस भी स्वीकार करे और वो एक मार्गदर्शन दे कि कैसे 27 के चुनाव में वो आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूकेडी का इस्तेमाल भी बीजेपी कर सकती है हल्ले के जरिए, और जो दूसरी ताकतें, चाहे फिर बॉबी पवार, दूसरी ताकतें, उनको भी बिखराव की बजाय आमने सामने की लड़ाई में एक छोर में उनको खड़ा होना चाहिए ताकि वोटों का बिखराव रोक सके। दैनिक चड्ढा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप एसएस पांगती साहब या पीसी थपलियाल साहब की राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या फिर अगर कोई अलहदा राय रखते हैं तो वो भी ज़रूर साझा करिए। नमस्कार।